हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल दिल्ली जीके बाई पीके सर। तो इस चैनल पर आपको मिलेगी दिल्ली और एनसीआर से रिलेटेड जानकारी और एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़। तो हमने शुरू की हुई है दिल्ली हिस्ट्री और उसी में आज हम देखते हैं दिल्ली का आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ दिल्ली एंड स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था, यानी कि आफ्टर 1857 टिल 1947 जो दिल्ली का योगदान रहा उसको हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि दिल्ली की जो हिस्ट्री है वो पैरेलल में मूव करेगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। तो जैसे जैसे कंप्लीट इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में होता आ रहा था, वैसी वैसी चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी दिल्ली में। अभी तक हम देख चुके थे कि दिल्ली पर जो मुग़ल नियंत्रण कमज़ोर हो चुका था, ठीक है। मैंने आपको बताया था मुग़ल एम्पायर जो कि 1526 से लेके और 1857 तक सत्ता में था, और 1857 में जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, ठीक है, उनको अंग्रेज़ भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं, और वहाँ से 1857 में कंप्लीट रूप से जो है दिल्ली पे बादशाहत समाप्त हो जाती है, मुग़ल वंश का कोई शासक नहीं बचता। हमने बात की थी कि 1803 में जो कंप्लीट रूप से दिल्ली ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ जाती है, और 90,000 रुपये की पेंशन पर मुग़ल शासक को रख लिया जाता है। नाम का होता है सिर्फ मुग़ल शासक, लेकिन नियंत्रण किसका होता है? अंग्रेज़ों का। अब देखते हैं 1857 क्रांति में दिल्ली का क्या योगदान था, मतलब कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको 1857 की क्रांति में देखने में मिलेंगे, ठीक है। दिल्ली का क्या क्या योगदान था। तो सबसे पहले जो है कहाँ से शुरू हुआ, अगर आपको पूछा जाए कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है। मेरठ में स्टार्ट हुआ, 10 मई को हुआ, 1857 में हुआ, ठीक है। और उसके बाद 11 मई को मेरठ के कुछ विद्रोही क्या करते हैं, दिल्ली में एंटर करते हैं, और वहाँ पे जो कमिश्नर फ्रेजर, मैजिस्ट्रेट हचिनसन और जो भी बादशाह के अंगरक्षक वगैरह होते थे, उनको एक इम्पोर्टेंट नाम था डगलस। तो इन सब की हत्या कर दी जाती है, और इससे क्या हो जाता है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली में भी 11 मई 1857 को क्रांति का आगाज़ हो जाता है। 1857 के समय बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पर लास्ट मुग़ल एम्परर था, ठीक है। लास्ट हमने क्यों बोला, क्योंकि 1857 में अब अंग्रेज़ वापस विद्रोह को दबा देंगे, और फिर कंप्लीट रूप से बहादुर शाह जफ़र को भारत से बाहर भेज देंगे, और मुग़ल शासन को कंप्लीट रूप से ख़त्म कर देंगे। तो लाल किले के परिसर में सैन्य परिषद की स्थापना हुई, और जो विद्रोही थे, यानी कि जिन लोगों ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, इसकी डेट कुछ और थी और ये समय से पहले शुरू हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन या फिर बाकी चीज़ों की वजह से भी ये सक्सेसफुल इतना नहीं रह पाया 1857 की क्रांति, ठीक है। हम अभी उस पर नहीं जा रहे, हम दिल्ली के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी विद्रोही या जिन लोगों ने 1857 की क्रांति के नायक थे, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? भारत का सम्राट। इसको बोला कि आप कंप्लीट इंडिया के लीडर हो, ठीक है, आप आइए। लेकिन उस टाइम पर बहादुर शाह जफ़र की जो एज है वो काफ़ी हो चुकी थी, 80s में थे बहादुर शाह जफ़र। और विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व कौन करते हैं? बख्त खां, ठीक है। बख्त खां यहाँ से इम्पोर्टेंट नाम है, तो ये सैन्य विद्रोह का लीड करते हैं या नेतृत्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं 54th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जैसे विद्रोह हो गया, ठीक है, 1857 क्रांति शुरू हो गई, धीरे धीरे भड़कना चालू हो गई, ठीक। कम्युनिकेशन के मीन्स तो उस टाइम पे इतने होते नहीं थे जैसे आजकल के टाइम पे होते हैं। आजकल के टाइम पे कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, लेकिन उस टाइम पर नहीं होता, धीरे धीरे ही पता लगता था लोगों को, ठीक है। तो नेटिव इन्फेंट्री के जो 54th नेटिव इन्फेंट्री थी, वहाँ पे सिपाहियों ने क्या किया? सिपाही कौन थे? इंडियन ही तो थे, अंग्रेज़ों ने जो भर्ती किए हुए थे। सिर्फ ऑफिसर जो होते थे वो अंग्रेज़ होते थे, बाकी जो सिपाही होते थे वो
इंडियन ही होते थे। तो उन्होंने क्या किया, विद्रोहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने गोली चलाने से मना कर दिया? तो 54th नेटिव असेंबली के लोगों ने, नेटिव इन्फेंट्री के लोगों ने गोली चलाने से मना कर दिया। और 38th जो इन्फेंट्री थी उसके सिपाहियों ने क्या किया, अपने ही अधिकारियों पर गोली चला दी। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज थे उनके अधिकारी। और यहाँ से हमें पता लगता है कि जो सैन्य लोग थे या फिर सिपाही थे, वो लोग भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे और अपने बल पर जो कर सकते थे वो कर रहे थे। कोई अपने अधिकारियों को गोली मार रहा था, कोई विद्रोहियों पर गोली चलाने से मना कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, प्रभावी संगठन के अभाव में सैनिकों का विद्रोह जल्दी ही दबा दिया गया। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण थे, पूरे देश में एक साथ स्टार्ट नहीं कर पाए। ठीक है, प्रॉपर लीड नहीं मिल पाई। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, 1857 क्रांति को बहुत जल्द ही दबा दिया गया। और 20 सितंबर को 1857 में ही ब्रिटिश सेना ने फिर से जो है दिल्ली पर अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नाम आता है अंग्रेज का, निकोलस हडसन। तो किसके नेतृत्व में दिल्ली पर दोबारा से नियंत्रण कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में 1857 की क्रांति के बाद दोबारा से कब दिल्ली पर अधिकार कर लिया या नियंत्रण कर लिया, तो ये 20 सितंबर 1857 को कम्प्लीटली सारे विद्रोहियों को दबा दिया जाता है। ठीक है, कोई विद्रोही नहीं बचता है और उस टाइम पर दोबारा से दिल्ली पर अधिकार हो जाता है किसका, अंग्रेज़ों का। अब क्या होता है, जब 20 सितंबर को दिल्ली पर अधिकार हो गया, 21 सितंबर को ही बहादुर शाह जफर और जीनत महल ने हुमायूं के मकबरे में निकलसर हडसन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब क्या करेगा बेचारा बुजुर्ग। ठीक है, 80 साल की 80s की उम्र में बहादुर शाह जफर और जीनत महल ने आत्मसमर्पण कर दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो भी विद्रोही मिलते हैं उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतिम बहादुर शाह जफर या अंतिम मुगल शासक था, ठीक है, उसको कौन सी जेल में भेजा या कहाँ भेज दिया? तो उसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है बहादुर शाह जफर को, और जहाँ पे 3 साल बाद या 5 साल बाद 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर क्लोज हो जाता है मुग़ल शासक का। यहाँ पे ये अंतिम मुग़ल शासक था बहादुर शाह जफ़र। इसके बाद कोई नाम मात्र का भी मुग़ल शासक नहीं बचा। और 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। यहाँ एक फिर महारानी का आदेश आ जाता है। जो इंग्लैंड की महारानी थी वो डायरेक्टली अपने हाथों में ले लेती है किसको, इंडिया को। अभी तक इंडिया क्या कर रहा था, अभी तक इंडिया एक कंपनी के अधीन था जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे, उसी के अंडर में था इंडिया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्ट गवर्न करने लग गई कौन, इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, और आगे फिर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे अलग अलग जो वायसराय हुए, ठीक है, किसने क्या क्या किया। ठीक है, वो फिलहाल हम यहाँ दिल्ली जीके में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ दिल्ली के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। इसके बाद देखते हैं अब दिल्ली में जो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप दिल्ली बेस के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप वैसे भी दिल्ली की जानकारी जानना चाहते हो, तो आपको दिल्ली से संबंधित घटनाओं का पता होना चाहिए कि 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उस टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, या उसके आसपास उस पर्टिकुलर 1857 क्रांति के बाद क्या क्या घटित हुआ, दिल्ली में क्या क्या चीज़ें बदली, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली दरबार की। तो 3 दिल्ली दरबार हुए। ठीक है, 3 दिल्ली दरबार हुए टोटल। जो पहला दिल्ली दरबार था वो 1857 की क्रांति के बाद जो 1877 में हुआ। ठीक है, ठीक 20 साल बाद। किसके शासनकाल में? यहाँ पर लॉर्ड लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन। और इसमें क्या किया गया था, विक्टोरिया को भारतीय साम्राज्ञी, ठीक है, घोषित किया गया था। 1857 में पहला दिल्ली दरबार, याद रखना है, ईयर इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट दिल्ली दरबार इम्पोर्टेंट है।
दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1903 में। यह वो दौर होता है जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पर वायसराय होता है, और लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी मतलब ऐसे ऐसे काम किए थे जिसके लिए लॉर्ड कर्जन को याद किया जाता है। ठीक है, बंगाल के विभाजन में भी इसने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है तो वहाँ उस टाइम पर भी लॉर्ड कर्जन ही वायसराय रहता है। तो दूसरा जो दिल्ली दरबार लगा था 1903 में था, वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। उसमें हुआ क्या था, उसमें एडवर्ड सेकंड के सिंहासन आरोहण के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है, तो आपको ईयर याद रखना है और सेकंड दिल्ली दरबार दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पहला दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरा 1903 में, और तीसरा होता है 1911 में। यहाँ पे डेट भी इम्पोर्टेंट है, 12 दिसंबर 1911, यानी कि 12, 12 और 11। ठीक है, यहाँ पर तीसरा दिल्ली दरबार लगता है और इसमें क्या होता है, किंग जॉर्ज पंचम आता है और वो कलकत्ता से भारत की जो राजधानी है वो शिफ्ट कर देता है। कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होती है और बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि भारत जो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा एरिया था पूरे इंडिया में जहाँ पर अंग्रेज़ कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी वो व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, उसने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। ठीक है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये वही एरिया जो आज भी पश्चिम बंगाल हम देखते हैं इंडिया के मैप में। ठीक है, ईस्ट बंगाल ये बांग्लादेश वाला एरिया था। ठीक है, तो ये अलग अलग कर दिया जाता है। बहुत सारे और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन 1905 में इसको विभाजित किया जाता है और फिर जॉर्ज पंचम 1911 में क्या कर देता है, इसको वापस एक कर देता है, यानी कि बंगाल विभाजन रद्द कर देता है। ठीक है, तो हम याद कर रहे थे दिल्ली दरबार, पहला 1877। ठीक है, दूसरा 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर 1911 में। और उसी टाइम पर क्या हुआ था, भारत की राजधानी जो है शिफ्ट हो गई थी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब शिफ्ट हुई, 1911 में। ठीक है, 1911 में क्या ये घोषणा हुई थी, कौन घोषणा करता है ये 12 दिसंबर 1911 को घोषणा करता है कौन, जॉर्ज पंचम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि घोषणा कब हुई। ठीक है, तो घोषणा हुई 1911 में। ठीक है, और फिर शिफ्ट कब होएगी दिल्ली, ये 1912 में, क्योंकि दिसंबर में घोषणा होती है और 1912 में फिर शिफ्ट हो जाती है दिल्ली। कहाँ पे, राजधानी शिफ्ट हो जाती है दिल्ली में। अब देखते हैं राजधानी के रूप में दिल्ली का विकास कैसे होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली एज ए कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले 1912 में जब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई, अनाउंसमेंट 1911 में हुई थी और शिफ्ट हुई है दिल्ली, जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी वो 1912 में हुई है। तो उस टाइम पर भारत में गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था उसका नाम याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग टू। लॉर्ड हार्डिंग टू। ठीक है, एग्जामिनेशंस का इम्पोर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का फेवरेट क्वेश्चन है कि दिल्ली को राजधानी बनाते वक्त या जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया उस समय दिल्ली में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग टू या लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, उसके बाद 1912 में एडविन लैंडसियर लुटियंस और एक था हर्बर्ट बेकर। ये दो इम्पोर्टेंट आदमी थे जिनको नई दिल्ली बनाने की या उनका डिज़ाइन करने की यहाँ या फिर यहाँ पर अलग अलग ऑफिस या फिर स्ट्रक्चर बनाने का काम दिया गया। ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, एडविन लैंडसियर लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, हर्बर्ट बेकर और लुटियंस। ठीक है, आप अभी भी अगर देखते हो दिल्ली में लुटियंस जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो नई दिल्ली वाला हिस्सा है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये 1912 में इन दो लोगों को एक काम दिया गया था कि आपको नई दिल्ली को इतना मतलब अच्छे से डेवलप करना है ताकि ये कंप्लीट इंडिया की राजधानी बन सके। ठीक है, हुआ क्या फिर, जंतर मंतर से जो राष्ट्रपति भवन तक का क्षेत्र था वो जयपुर रियासत के अधीन था। ठीक है, अगर आप देखोगे दिल्ली का मैप तो उसमें सेंट्रल दिल्ली के सेंट्रल पार्ट में आप देखोगे जो
जंतर मंतर से और राष्ट्रपति भवन तक का एरिया है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया था जयपुर रियासत के। पहले रियासतें होती थी अलग अलग, तो वो जयपुर की रियासत के अधीन आता था, उसको जयपुरिया कहते थे। और अंग्रेज़ों ने इसको क्या कर लिया, ज़बरदस्ती खरीद लिया। और फिर क्या हुआ, जो 2 लोगों को काम दिया गया था उसको बोला गया भैया यहाँ पे आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। अंग्रेज़ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो वहाँ पे बिजी हो गए थे आप कह सकते हो, तो इतना ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। तो लुटियन ने पहली बार 1912 में दिल्ली का दौरा किया, लेकिन जो निर्माण कार्य है वो फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद ही स्टार्ट हो पाया। लुटियन और बेकर ने 1912 में किस किस चीज़ का डिज़ाइन तैयार किया था, ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। अभी तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, सचिवालय है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, इन सब का डिज़ाइन किसने किया था, ये सब लुटियन और बेकर की ही देन है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 1931 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो निर्माण कार्य है वो कब पूर्ण हुआ, यानी कि कब जो लुटियन और बेकर ने दिल्ली के इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स है, यानी कि जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के तैयार करके दे दिया, तो ये इम्पोर्टेंट है 1931, ठीक है। 1931 में दिल्ली का निर्माण कार्य पूरा हो गया था, मतलब बेसिक वो चीज़ें सब दिल्ली में बना ली गई थी जो कि राजधानी के रूप में एक शहर में होनी चाहिए। और नई दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है नई दिल्ली को क्या कहा जाता है, नई दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स या जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बने हैं उसका जो डिज़ाइन किया था वो एडवर्ड लुटियन ने ही किया था, ठीक है। और लुटियन दिल्ली अर्थात नई दिल्ली का उद्घाटन फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे करते हैं, ठीक है। उस टाइम पर लॉर्ड इरविन रहता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है, लॉर्ड इरविन 1931 में। और लॉर्ड इरविन पहली बार राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करता है, ठीक है। लॉर्ड इरविन के टाइम पे सब तैयार हो जाता है और वो पहली बार राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करता है। और ये वही राष्ट्रपति भवन है जो आज भी हमारे दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रपति जी महामहिम बैठते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस और बाकी और सब दिल्ली में क्या क्या हुआ उन सब के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।